नमस्कार, सी जाने धन की बात में आपका स्वागत है। और आज बात आपके इन्वेस्टमेंट की। आप निवेश करते हैं अपने बच्चों पर, उनकी शिक्षा पर, तो आपका बुढ़ापा ठीक होता है। और उसी समय अगर आप अपनी बचत को अच्छी जगह निवेश करते हैं तो आपके बच्चों के साथ साथ आपका बुढ़ापा भी ठीक गुजरता है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। हमने सुना है कि कई बार, जैसे हाल ही में बात करें तो डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट किया, बिटकॉइन जैसे में, और आपके पैसे डूब गए। आपके सामने कई बार खबरें आती है, शेयर मार्केट में निवेश किया, डूब गए। आपने रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश किया, हालांकि इसमें डूबने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया जो विवादित है तो आपका पैसा डूब गया। तो आइए आज बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के सही तरीकों की। तो सीए जाने धन की बात में हमारे खास मेहमान हैं सीए CL यादव। स्वागत है सर। नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं सर। निवेश एक अच्छा है विषय, और खासतौर पर जब भी हमारी आम दिनचर्या के बाद कुछ पैसा बचता है तो हम सोचते हैं इसमें निवेश कर दें, इसमें कर दें। बहुत सारे विकल्प हमारे पास रहते हैं, लेकिन सही विकल्प कौन सा है? आए इस खास एपिसोड में उन्हीं पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रकार की, और ख़ास तौर पर ऐसे इन्वेस्टमेंट की कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए, हमारी आर्थिक सेहत के लिए लाभदायी हो। देखिए, कोई भी निवेश परिस्थितियाँ, काल, व्यक्ति, कंपनी जी उसके तरीके के हिसाब से फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। जी जैसे रियल एस्टेट की बात की आपने, डिजिटल करेंसी की बात की। ये अभी डिजिटल करेंसी एक नया ऑप्शन है जो कुछ सालों से इजाद हुआ है। पहले के ज़माने में इन्वेस्टमेंट के अलग तरीके होते थे जी जैसे लैंडिंग हो गई, और सेविंग को डिपॉजिट करने के भी अलग तरीके होते थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी ज़माने में ज़मीन में गाड़ दिया जाता था खजाना। जी, लेकिन अभी भी मिलते हैं कई चांदी के सिक्के बहुत सारे खजाने मिलते हैं। तो समय के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट के तरीके भी चेंज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की सोच भी चेंज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की रिस्क भी चेंज हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी चेंज हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस समय आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी क्या कैलकुलेशंस है, आपकी क्या ज़रूरत है, किस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, किस ज़रूरत को पूरा करने के हिसाब से आप सेविंग करके ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे अपन बात करें कि इन्वेस्टर क्या क्या सोचता है, एक सामान्य आदमी क्या सोचता है, तो सबसे पहले वो चाहता है कि मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूं वहाँ पे मेरी इनकम कैसे होगी। अब इनकम दो तरह की हो सकती है कि उसको रेगुलर इनकम चाहिए या उसको एक टाइम बीइंग इनकम चाहिए। तो इनकम का उसका किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसको मंथली इनकम चाहिए। जैसे अपन पहले पोस्ट ऑफिस में सुनते थे कि साहब MIS करवा दो और 2 साल 3 साल बाद में आपको उसका रिटर्न मिलता रहेगा, MIS के थ्रू मिलता रहेगा। RD का ऑप्शन होता था, फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन बैंकों में होता था, पोस्ट ऑफिस में होता था, NSC होती थी 5 साल, किसान विकास पत्र थे। समय बदला, सिक्योरिटीज आ गई, शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, बिटकॉइंस आ गए, डिजिटल करेंसी आ गई। तो आपको किस तरह का रिटर्न चाहिए, कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको, और इनकम। तो पहली बात हुई कि आपको इनकम किस तरह की चाहिए, रेगुलर मंथली चाहिए या आपको एक फिक्स टाइम पर चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग हो सकती है। जी। दूसरा उसका टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, 1 महीने से लेकर के आजकल तो कुछ कंपनियां तो जो म्यूचुअल फंड्स की का जो दौर चल रहा है उसमें 1 दिन का इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑफर देती है कि आप 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 1 वीक, 2 वीक के लिए एक इंट्राडे का ऑप्शन है कि सुबह खरीदो शाम को बेच दो, शाम को खरीदो सुबह बेच दो, ऐसा भी ऑप्शन है। तो आपके पास टाइम क्या है, आप पीरियड क्या है, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यानी टाइम होराइजन के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। और रिटर्न, अब आपको क्या चाहिए, आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, आप कंजर्वेटिव हो कि ठीक है मेरे को ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, और एक एग्रेसिव आदमी की नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए। तो जहाँ पे एक रिस्क और रिवार्ड की अपन बातें करते हैं कि साहब रिस्क होगी तो रिवार्ड भी अच्छा होगा, जहाँ रिस्क कम होती है तो रिवार्ड कम होता है। तो ये रिटर्न आपके रिस्क के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आपको किस तरह का रिटर्न चाहिए उसके हिसाब से अपन बात कर सकते हैं। और एक सिक्योर भी चाहिए कि पैसा डूबे नहीं। अब वो रिस्क कैपेसिटी है कि आप सोचते हो कि नहीं मेरे को तो रिटर्न तो अच्छा चाहिए चाहे रिस्क कितनी बड़ी हो। तो आप जैसे बिटकॉइन की बात,
और श्योरिटी भी हो कि रिटर्न डूबेगा नहीं। फिर तो हमारे को बैलेंस फंड्स में जाना पड़ेगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स में गए कि पैसा लगा दिया, उसके आने कम से कम गारंटेड रिटर्न आता है। जैसे अपन पहले LIC के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की कुछ स्कीम्स आती थी कि साहब वो एक आपको फिक्स रिटर्न देगी, इतना तो देगी ही देगी, उसके ज़्यादा आएगा तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना देगी। तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आप रिस्क और रिवार्ड दोनों को कहीं ना कहीं कोरिलेट करना होगा। यादव जी, इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो कहते हैं ना कि भाई गूदड़ी में धागे कितने हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी आय कितनी है, सोच तो रहे हो भाई पैसा लगाओगे तो वो क्या आय आधारित भी इन्वेस्टमेंट? देखो उसमें एक आप सेविंग्स के बेस के ऊपर जाना चाहते हो या एक रेगुलर प्लान में जाना चाहते हो। जैसे आय आपकी मान लो कि जो भी है, तो आजकल म्यूचुअल फंड्स में SIP का ऑप्शन चल रहा है, पहले RD का ऑप्शन चलता था। तो समय के साथ साथ ये चेंज आ रहे हैं। तो आप जो रेगुलर आपकी इनकम आ रही है उसमें से कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या आपने जो पहले की बचत कर रखी है या तो उसमें से कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से भी ये प्लान होते हैं। तो वो भी अपन देख सकते हैं। अब डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे इक्विटीज़ है, आपके डेट फंड्स है, बॉन्ड्स है, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके जैसे डिजिटल करेंसीज होगी। तो अब आपकी कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से आप वहाँ ऑप्शंस ले सकते हो। इक्विटीज़ में जैसे कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल इक्विटीज़ में जा सकते हो। तो डिफरेंट चीज़ों में जा सकते हो। F&O में जा सकते हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी अच्छी है तो F&O में जा सकते हो, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो आपकी कैपेसिटी है। आपके पास यदि फंड की लिक्विडिटी है तो आप अच्छी रिस्क वाले प्लान कर सकते हो, लेकिन आपके पास फंड्स के एक लिमिटेशंस है और शॉर्ट पीरियड के लिए या जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो विजन है, आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका नॉलेज है, आप कई बार चॉइस होती है कि मैं तो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां है उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न मिले। कई बार क्या होता है कि जैसे सट्टे वाली कंपनियां हैं कि अपन सोचते हैं शेयर मार्केट तो सट्टा है, तो सट्टे वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि टाइमिंग आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, कई बार रिस्क भी हो सकता है। तो वो आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका फंडामेंटली आप कितने अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाते हो उसके हिसाब से ये चीज़ें डिपेंड करती है। सर, आम भारतीय की इन परिस्थितियों में बात करें तो औसत हम आय मान लेते हैं महीने की 30,000 रुपये। उस 30,000 की आय में मान लो कि उनका खर्च 25,000 कम से कम होगा ही। अगर शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है 20,000 मान सकते हैं अपन। तो उस स्थिति में कौन सा उसे इन्वेस्टमेंट का प्रकार चुनना चाहिए जब बचत ही उसकी केवल 5 से 10,000 हर महीने हो रही हो? क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके आय का स्तर बढ़े, उनकी बचत का स्तर बढ़े, उनका इन्वेस्टमेंट ऐसा रहे कि भविष्य में उनके खर्चे हैं, जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उच्च शिक्षा के लिए चाहिए, उनके शादी ब्याह के लिए चाहिए, या उनको बुढ़ापे के लिए भी चाहिए। तो क्या इतनी कम आय में भी कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस? आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, अपन जनरल जो अभी नया एक ट्रेंड आया। पुराने में RD होती थी बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, या जैसे NSC सेविंग किसान विकास पत्र भी होते थे जो 2,000, 5,000, 10,000 के भी आप खरीद सकते थे। तो आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट में जाना है, आपको रिस्क फ्री में जाना है, एक मिक्स में जाना है, हाइब्रिड में जाना है, या थोड़ा सा रिस्क वाले में जाना है, उसके साथ आपका पीरियड क्या है, जिस पीरियड की बात कि 2 साल के लिए जाना है, 2 महीने के लिए जाना है, 20 साल के लिए जाना है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। कि जैसे मान लो कि आपको 20 साल बाद में बच्चों की शादी के लिए फंड्स की ज़रूरत होगी, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP में जा सकते हैं, आप RD के थ्रू जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास अगेन कि टाइम कितना है, आपके पास आपको रिटर्न कितना चाहिए, आपकी जो प्लानिंग्स है उस प्लानिंग के हिसाब से आपका फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन जैसे 5,000 वाली आपने बात की, तो 5,000 वाला आज के टाइम में एक म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शंस है। वो पूरा पैसा इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसकी बचत ही 5,000 है। मैंने इसलिए पूछा इन्वेस्ट उसमें से कितना पैसा करना चाहिए, 1,000 रुपये, 1,500, मतलब कुछ पैसा इन हैंड भी रहे। वो डाइवर्सिफाई भी कर सकता है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगा सकता है, कुछ RD में लगा सकता है, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस। जैसे आजकल लाइफ इंश्योरेंस में भी प्लान्स होते हैं कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं। तो वो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो फ्यूचर नीड्स है, आपकी प्लानिंग्स है, उसके हिसाब से आपको 1 to 1 डिसाइड करना होगा। एक थंब रूल अपन प्लान नहीं कर सकते कि साहब ये थंब रूल है कि आपको यही करना चाहिए। वो आपकी भी परिस्थितियाँ हैं और उसके नीड क्या है, बिल्कुल उसके हिसाब से वो चीज़। यादव जी, एक चीज़ और जाननी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया मान लीजिए 5 साल के लिए या 5 साल से ज़्यादा के लिए, लेकिन हमें 2.5 साल 3 साल में अचानक से आवश्यकता पड़ी धन की,
इमरजेंसी में कोई भी घटना हो सकती है। तो कई लोग लॉन्ग टर्म करने से इसलिए भी डरते हैं कि शॉर्ट टर्म बीच में जो पैसा उन्हें निकालना होता है तो वो रिटर्न नहीं मिल पाता जो उस समय के लिए होता है। इसके लिए कैसा चुनाव करें ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर इमरजेंसी परिस्थितियों में वापस लेना भी पड़े तो उन्हें कम से कम फायदा उतना रहे कि मूल के साथ कुछ राशि तो मिले। कई बार मैंने देखा है कि जो गणना होती है तो मूल से भी कम राशि, 100 रुपये इन्वेस्ट किया और मिल रहे हैं 90। ये सिचुएशन ना आए। देखिए साहब, आपको स्ट्रेटेजी और गोल दो चीज़ें आपको प्लान की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और आपका गोल क्या है जी। और उसके साथ टाइम होरिजन भी आपको प्लान करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको ये तो कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी कि मेरे को कितने समय बाद में कितने फंड की ज़रूरत होगी। अब हो सकता है इमरजेंसी अलग हो सकती है, इमरजेंसी में फिर ये नहीं देखा जाता कि मेरे को रिटर्न मिला नहीं मिला, ठीक है आपकी सेविंग हुई, सेविंग वो आपकी इमरजेंसी के टाइम यूज आ गई। लेकिन उसके ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने कोई चीज़ें इमरजेंसी आ गई और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं वो, लेकिन कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी लोन लेने में ज़्यादा फायदा है या उसका इनकेस करवाने में ज़्यादा फायदा है। तो वो समय परिस्थिति और काल के हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे और उस डिसीजन की हो सकता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और हो सकता है थोड़ा बहुत आपको रिस्की भी हो सकता है। सर इसमें ज़रूरी है क्योंकि सीए जाने धन की बात लोग देख रहे हैं, तो ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सलाह किसकी ली जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर ये, क्योंकि अच्छी सलाह आपको बेहतर मुनाफा दिला सकती है, ये तय है। तो क्या खुद से खबरों को पढ़ के मीडिया में जागरूकता लेके या कोई कह दे कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो, उससे तो एक इन्वेस्ट का, अगर चूंकि बहुत सारे इन्वेस्टर आपको देख रहे हैं इस वक्त जो निवेश करना चाहते हैं वो उनकी जमा पूंजी है, कह सकते हैं उनके दिल का टुकड़ा है, तो वो किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो, सटीक हो और जो जैसा उन्होंने सोचा है वो उस दिशा में। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास नॉलेज है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है और आप रिस्क कैपेसिटी है। तो जो नए सोर्स एवेन्यूज़ है, नए तरीके हैं, म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी है या बिटकॉइंस की बात की तो वहाँ जा सकते हैं। आपका नॉलेज क्या, आपका फंडामेंटल नॉलेज क्या है। अब मैं तो मान लो कि है ना जो इलिटरेट हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे में नहीं है, तो जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन है उनकी एडवाइस ली जा सकती है। अब आपकी वहाँ भी डिपेंड करेगा कि आप फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन के जो असेट मैनेज करने वाले लोग हैं उनसे अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वहाँ पे इश्यू आएगा कि आपके पास कैपेसिटी क्या है जी, क्योंकि हर आदमी अपना बेनिफिट और टाइम का रिटर्न चाहता है। तो उसके हिसाब से पर्सन टू पर्सन, मान लो कि मेरी कैपेसिटी है कि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, तो फिर मैं ज़्यादा बेटर है कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, कम रिस्क है, बैंक डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है, उस पर जाऊँ। मेरी बड़ी कैपेसिटी है 10-20 करोड़ 50 करोड़, उसके हिसाब से तो मैं फंड मैनेजर्स की एडवाइस ले सकता हूँ या फिर मैं इतना टाइम दे सकता हूँ कि मैं खुद स्टडी करके मेरा एनालिसिस से, मेरी स्ट्रेटेजी से, मेरे गोल के हिसाब से ये चीज़ें प्लान करके आगे इन्वेस्ट करूँ। तो ये अगेन मैं थंब रूल की बात करूँगा कि कोई थंब रूल नहीं है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा नॉलेज क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है और हमारी नीड क्या है और हमारे पास टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से हर चीज़ प्लान करनी चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो बहुत सारे अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, परिवार से डिस्कस कर सकते हैं, अपने टच में कोई एक्सपर्ट है उससे डिस्कस कर सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार से बातचीत। और सीए जाने धन की बात भी देख सकते हैं। हाँ। एक सवाल और ले लेते हैं क्योंकि हमने देखा है अब शेयर मार्केट ओपन टू ऑल है, हमारे मोबाइल में ऐप्स आ गए हैं जो आपको ट्रेडिंग के मुनाफे भी बता देते हैं, टिप्स भी भेज देते हैं और आप मोबाइल पे ही ऐप के जरिए अपना पैसा भी लगा सकते हो कंपनियों में। तो ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना काल में हमने देखा है, और ज़्यादातर 1000-2000 रुपये कमा के निकलने वाले कि आज इसमें पैसा लगाया, कल उसमें, परसों उसमें। तो इस लिहाज से क्या, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा मानते हैं शेयर मार्केट? देखो शेयर मार्केट एक सेफ ऑप्शन भी है, लेकिन वो आपकी समझ उस मार्केट के प्रति कितनी है, आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके प्रति कितनी है। और देखो शॉर्ट एनालिसिस होता है, हर कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके लिए थ्रेट क्या है। तो हर कंपनी में कब उसके लिए थ्रेट आ जाए, कब उसकी वीकनेस है उसकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए, या स्ट्रेंथ है वो कब वीकनेस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये अनसर्टेनिटी है शेयर मार्केट में। तो आपको पूरा एनालिसिस करके उसके बाद ही जाना चाहिए। जो आप डे टू डे इंट्राडे वाली बात कर रही कि, तो अब उसमें आपकी स्टडी कितनी है, आप फंडामेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप कितने एंश्योर हो कि वो मेरे को इन्वेस्ट करूंगा तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। और ये तो
एक यानी तरह कि से कंपनी की पूरी प्रोफाइल देखकर फिर और उनके भविष्य में जो ऑर्डर मिले उनके आधार पे करें। ब्लू चिप का बड़ा नाम सुनते हैं हम, ये कौन सी ऐसी चिप है जो पैसे देती है? देखो, अपन ब्लू चिप यानी नीली और चिप जी तो जी ये जो ब्लू चिप का कॉन्सेप्ट आया, ये पोकर कोई एक गेम होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चिप्स होती थी, यानी उसके जो बटन्स हाँ, कह सकते बिल्कुल। हैं, तो वहाँ से आया। वो गैम्बलिंग का था तो वो बेसिकली पूरा। गैमलिंग वाला, तो वहाँ पे तो ब्लू चिप को ज़्यादा अच्छा माना गया, तो ब्लू चिप आ गए। अब ब्लू चिप यदि से अपने है ना जो सिक्योरिटीज मार्केट और कंपनी के लिहाज से देखें, तो ब्लू चिप का मतलब कि जो एस्टेब्लिश कंपनी है, जो अपने आप में ब्रांड है, और एक ही उसके कैपिटल वाइज भी एक क्राइटेरिया लिया गया है कि $5 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट कैपिटल वाली जो कंपनी है वो ब्लू चिप की कैपेसिटी में आती है। जैसे अपने भी कुछ कंपनियां, इन्फोसिस टाइप जो कंपनी है, रिलायंस टाइप की ब्लू चिप कंपनी है, विश्वास माना जाता है कि तो इनमें विश्वास इन्वेस्ट माना करोगे तो जाता है, ज्यादा नुकसान नहीं। सेफ माना जाता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सेफ ही होगा, क्योंकि अपन पास्ट में देख चुके हैं, 2008 की विश्वव्यापी मंदी में देख चुके हैं कि बहुत सारी ब्लू चिप कंपनियां धराशायी हो चुकी थी। जी जी बाद में भी बहुत सारी देखा, जनरल मोटर्स का सीन देखा, अभी यूएस में बहुत सारे बैंक्स का सीन देखा, अभी जो अडानी भी नीचे जाके ऊपर आया। हाँ, बहुत सारी इंडियन एंटरप्राइजेज है, जो अडानी एंटरप्राइजेज की आप बात कर रहे हो, या जी। बहुत सारी दूसरी है जहाँ पे कोई आपकी कब स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन जाए, या कोई वीकनेस कब स्ट्रेंथ बन जाए, उसके हिसाब से शेयर मार्केट या वो पर्टिकुलर कंपनी कब राइज कर जाए, कब वो डाउन आ जाए, वो परिस्थितियाँ काल के हिसाब से, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज के हिसाब परिस्थितियां से। आएंगी कब? क्योंकि वो उस समय देखा, लेकिन हमने आज इन्वेस्ट कर दिया। अडानी का चूंकि आप भी देखते हो, किसी को पता नहीं था कि कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी और उनके शेयर धड़ाम से नीचे चले जाएंगे। तो एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, हमने सोचा नहीं हो, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छा समझ के किया कि इस इन्वेस्टमेंट का फायदा होगा, लेकिन अचानक पता लगता है कि ये कंपनी तो एकदम से डूब रही है, इसमें लगा हुआ पैसा भी डूब रहा है, वापस मिलने वाला ही नहीं है, एक अफरा तफरी मच जाती है। उस सिचुएशन में क्या करे इन्वेस्टर? देखिए, जब दो चीज़ें, कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका वो प्रॉफिट अर्निंग है, लॉस अर्निंग है, उसकी बोरोइंग्स क्या है, उसके जो प्राइस अर्निंग रेशियोज क्या है, रेशियोज क्या है, वो डिफरेंट सारी चीज़ें, उसके मैनेजमेंट कौन है, उसके प्रमोटर्स कौन है, वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट का फ्यूचर में क्या चीज़ है। तो जो आप में धराशायी होने वाली चीज़ है, वो बहुत सारे फैक्टर्स है कि वो लॉस बियरिंग कंपनी है, उनकी जो टर्नओवर है बहुत कम है, लेकिन उनका जो शेयर प्राइस है बहुत हाई है। जैसे पी रेशियो की अपन बात करते हैं, अर्निंग पर रेशियो की बात करते हैं, तो जितना पी रेशियो बहुत हाई होगा उतनी रिस्की है। आपकी उस शेयर की के हिसाब से इतना प्रॉफिट वो कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है, जिससे वो उस वैल्यू को मेंटेन कर पाएगी कि नहीं पाएगी। उसके पास जो असेट है, जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसकी गुडविल है, जो उसका प्रमोटर्स के प्रति फेथ है, जो उसका मैनेजमेंट है, जो क्रिटिकल सिचुएशन मैनेजमेंट उस कंपनी को हैंडल कर पाया, वो ऐसा मैनेजमेंट है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है। और जो धड़ाम होती है, जैसे लेमन ब्रदर्स हुआ, यूएस का एक बहुत बड़ा फेमस बैंक था, और वो 2008 की मंदी में, भारत में भी देख चुके हैं, भारत में भी हुआ, लेकिन 2008 की मंदी में बहुत सारी यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज की इकोनॉमी धराशायी हो गई, लेकिन इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव कर गई। अभी बहुत सारे जो फॉरेन बैंक्स है वो दिवालिया हो गए, लेकिन इंडियन बैंक सर्वाइव कर गए, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर गए। तो आपके लिए थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और कब आपकी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में बदल जाती है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। बिल्कुल। यादव साहब, चलते चलते कुछ टिप्स दे दीजिए, कौन से टिप्स हैं जो आपके आज के दौर में, इस वर्तमान समय में, जब कोविड के बाद रफ्तार से इकोनॉमी चल रही है, हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल क्राइसिस भी बने रहते हैं, इन तमाम क्राइसिस के बीच में जहां महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं, संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन तमाम परिस्थितियों में कुछ पॉजिटिव बातें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कुछ ऐसे टिप्स जो हमारे दर्शकों को पैसे वाला बना दें? देखिए साहब, ये जो भी इन्वेस्टमेंट है आपके सौ विवेक से करना चाहिए आप पे, और हमेशा फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये तो डिस्क्लेमर चौक मीडिया भी दे रहा है, देखिए विशेषज्ञ की बात मानिए, लेकिन इतना जरूर है जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जी सर। तो सौ विवेक के साथ साथ आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के पास आए, जिनके प्रॉफिट
अर्निंग अच्छी है, जिनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, जिसका मैनेजमेंट ठीक है, जिनके प्रमोटर्स ठीक है, तो वो एनालिसिस आप स्टडी करोगे। आप इस मार्केट में जब एंट्री करने से पहले इसकी स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि साहब आज ये पर्टिकुलर से स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कल ही आपको है ना जो मालामाल कर देगी, तो ऐसा नहीं है। किसी की राय पे नहीं जाए, किसी के टिप्स पे नहीं जाए, अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, कंपनी का एनालिसिस कीजिए, जिस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके बारे में अपनी समझ रखें। जो भी आपके जो असेट मैनेजर्स है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है या जो एडवाइजर्स है, उनसे एक बार सारी चीज़ें समझिए, अंधा विश्वास नहीं कीजिए और उसके बाद में एंट्री कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मान लो कि 20 साल से सोच रहे हो, एंट्री नहीं कर पाए और आज आपने सोचा कि नहीं मैं तो अभी एंट्री करना चाहता हूँ, ये वाला तो 20 तो साल शायद आपका जवाब मेरे लिए था। 20 साल यदि आपने इंतजार कर लिया तो 1-2 महीने और इंतजार करके अच्छी स्टडी करके फिर एंट्री कीजिए। मार्केट वोलाटाइल है, कब कितना सेंसेक्स अप डाउन हो जाता है, कब कौन सी सिक्योरिटीज अप डाउन हो जाती है, तो चेंजेज आ रहे हैं, रिस्क भी है। और उसके साथ आप इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कोरोना के बाद से बहुत सारी इकोनॉमीज लड़खड़ाई हुई है। तो जिस भी कंपनी में या जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहिए, पहले प्रॉपर स्टडी करें, पूरे डिस्कस करें, एनालिसिस करें, उसके बाद में अपने विवेक से ही निर्णय लें, किसी टिप्स के ऊपर नहीं जाए। बिल्कुल, और अपना रिस्क फैक्टर भी ध्यान रखें। CL यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे CA जाने धन की बात। आज हमने इन्वेस्टमेंट की बात की और राइट इन्वेस्टमेंट वही होता है जो आपको फायदा दिलाए, और आपका फायदा इसी में है कि कहीं निवेश कर रहे हैं तो अपने चारों तरफ का वातावरण भी भांप कर निवेश करें। हालांकि आपकी बचत आप निवेश कर रहे हैं, ऐसे में सजग तो आप होंगे ही, लेकिन हमारा भी यही कहना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो श्योरिटी कर लीजिए कि कहीं गलत जगह तो अपना पैसा नहीं फंसा रहे हैं, किसी पूंजी स्कीम में, किसी बहकावे में, या किसी ऐसी कंपनी में जो रसातल की ओर जा रही है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, कंपनी के बेहतर कंपनी के चयन पर ध्यान दीजिएगा, और साथ में इन्वेस्टमेंट के जो तरीके प्रॉपर बने हुए हैं, चाहे पारंपरिक हो या नए हो, उन सभी में जांच कर, परख कर, तोल कर इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी तो CA जाने धन की बात सार्थक होगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, विदा दीजिए।